Good morning, class. Today we are going to do the third chapter, Glimpses of the Past by S.D. Sawant of your textbook. Okay? Glimpses of the past means a view of the past, a view of the history. Glimpse means view, jhalak. And here past refers for your history or for our history. हमारे कंट्री की जो हिस्ट्री है, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसके एक व्यू की बात की जा रही है थ्रू दिस title. So let's begin the chapter. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. So actually this is a picture story. ये जो चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, ये एक पिक्चर स्टोरी है. पिक्चर स्टोरी मीन्स स्टोरी विच इज़ कन्वेड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर. ओके, ऐसी स्टोरी जिसे हम किसी पिक्चर की हेल्प से कन्वे करते हैं. सो हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो शो कर रहे हैं, जो व्यू दिखा रहे हैं हमारे हिस्ट्री की और हमारे कंट्री की हिस्ट्री की फ्रॉम 1757 टू 1857. हमारे देश में 1757 से 1857 के बीच का जो भी हिस्ट्री था, जो भी इतिहास था, उसको इन पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है इस चैप्टर में और इस पिक्चर स्टोरी में. एंड ये जो पिक्चर्स हैं, एंड हियर द स्पीच बबल्स आर ऑल्सो गिवन. यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड अ बबल यहाँ पे कुछ स्पीच दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सो ये पिक्चर्स और स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे, क्लियर कर देंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग. किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट, जिसने हमारी कंट्री की हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ इन 1857, वो जो इवेंट हुआ उसके पीछे कैसी कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशंस थी, क्या रीजंस थे. ठीक है, उसे इस चैप्टर में क्लैरिफाई किया गया है. 1757 से 1857 के बीच की कुछ इवेंट्स को यहाँ पे शो करके दिखाया गया है कि किस तरह से 1857 का बैकग्राउंड बना. ओके, सो लेट्स बिगिन. द मार्टायर्स. मार्टायर्स मीन्स शहीद, ऐसे लोग, और वन हु डाइज फॉर नेशन, ऐसे लोग जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उन्हें हम शहीद कहते हैं, मार्टायर्स. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी सम personalities are sitting and standing here in front of the mic. A famous singer Lata Mangeshkar is standing. Beside her Jawaharlal Nehru, our first prime minister, then Lal Bahadur Shastri, and then Indira Gandhi. So all the famous personalities are sitting here in this picture. Actually this is the picture of after independence, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद की है ये पिक्चर. एंड हियर एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये एक दिल्ली के फंक्शन, दिल्ली में एक फंक्शन हुआ उसकी ये पिक्चर है. एंड हियर शी इज़ मीन्स लता मंगेशकर इज सिंगिंग अ पेट्रियाटिक सॉन्ग. या वो एक पेट्रियाटिक सॉन्ग गा रही हैं जिसकी वर्डिंग्स कुछ ऐसे है दैट ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टायर्स. एक्चुअली दिस इज़ अ फेमस पेट्रियाटिक सॉन्ग. ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. एंड दिस इज़ अ फेमस पेट्रियाटिक सॉन्ग sung by लता मंगेशकर. ओके, सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस. यहाँ पे शहीदों को याद किया जा रहा है. रिकॉल मीन्स होता है मेमोराइज करना, याद करना. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक. ओके, ये प्रेजेंट की बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस. नाउ लेट्स मूव टू 1757, जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, या ये जो बैकग्राउंड बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, उसकी स्टार्टिंग हो रही है 1757 से. सो हियर इन द सेकेंड पार्ट द कंपनीज कंक्वेस्ट. यहाँ कंपनी का मतलब है जो ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है. ठीक है, एंड कंक्वेस्ट का मतलब होता है युद्ध करना. ठीक है, फाइट्स.
तो कंपनी ने किस तरह से कंक्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री, नॉट फाइट. ओके, कंक्वेस्ट का मीन्स विक्ट्री. सो कंपनीज कंक्वेस्ट, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई, जीत हुई इंडिया में आने के बाद. एंड हियर द ड्यूरेशन इज 1757 to 1849. Okay, so here in the picture you can see with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century. India in 1765, and here Indian princes and British territory. Here it is, wait a minute. Here you can see, यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है, दिस येलो पोर्शन, ये जो येलो कलर के का पोर्शन है, ये शो कर रहा है इंडियन एम्परर को या इंडियन प्रिंसेस को. भारत के जितने भी उस टाइम के जितने भी राजाओं का जो एरिया था, जो उनका जो किंगडम था, उसको शो किया जा रहा है विद द येलो कलर. एंड पिंक कलर ये दिखा रहा है ब्रिटिश टेरिटरीज़ को. मतलब ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कहाँ कहाँ अपना शासन किया, कहाँ कहाँ रूल किया, कहाँ कहाँ पे विक्ट्री हासिल की, उन एरियाज़ को दिखाया गया है. So with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. So अपने superior weapons, weapons means arms and ammunitions, अस्त्र शस्त्र जो भी फाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं. So ईस्ट इंडिया कंपनी ने या जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो कंपनी थी, उन्होंने अपने सुपीरियर क्वालिटी के वेपन्स की हेल्प से अपने पावर को एक्सटेंड किया. एक्सटेंड का मतलब होता है स्प्रेड करना या फैलाना. सो अपने सुपीरियर वेपन्स की हेल्प से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को 18th सेंचुरी का जो इंडिया है, 1765 की बात की जा रही है यहाँ पे, सो उस टाइम पे उन्होंने अपने पावर को स्प्रेड किया. ओके, और धीरे धीरे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कैसे विक्ट्री हासिल कर रहा है यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो अपना फ्यूचर ना देख सके, प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट के बारे में. शॉर्ट साइटेड मतलब जो पास की चीज़ें ही देख पाता है. या यहाँ शॉर्ट साइटेड का मतलब आई साइट से नहीं है. यहाँ शॉर्ट साइटेड का मतलब है कि जो अपना भविष्य ना देख सके, फ्यूचर ना देख सके, किसी इवेंट का रिज़ल्ट ना देख सके कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इन फ्यूचर इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा या क्या रिज़ल्ट मिलेगा. सो जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे इंडिया के, वो शॉर्ट साइटेड थे. वो बहुत दूर के बारे में नहीं सोच पा रहे थे. वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं, वो उनका आना उनके लिए अच्छा है या बुरा है. Okay, so here the king is saying to his courtiers that upstart Raja Ba call the English merchants. They will help me to defeat him. Okay, this shows that they were short-sighted. यहाँ ये जो statement है बाबुल में, उसमें ये शो हो रहा है उसको रीड करने के बाद कि yes, they were short-sighted. वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पे ये किंग क्या कह रहे हैं, वो अपने कोटियर से कह रहे हैं. अपस्टार्ट का मतलब होता है हु इज़ वेरी प्राउडी, अहंकारी. ठीक है. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट. इंग्लिश मर्चेंट मीन्स ब्रिटिशर्स. मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी. एक्चुअल में ये जो ब्रिटिशर्स थे, दे केम टू इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पस. ओके, एज अ मर्चेंडाइज दे केम टू इंडिया. वो इंडिया व्यापार करने की पर्पज़ से आए थे. वो तो जब उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा दैट एवरी वन इज़ फाइटिंग विथ ईच अदर, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया और इंडिया पे राज करने लगे. सो यहाँ पे ये किंग क्या कह रहे हैं अपने कोर्टियर से कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स. उन अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ. ओके, एंड दैट अपस्टार्ट राजा मीन्स हियर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द नेबर किंग्स. वो अपने नेबर किंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही प्राउडी राजा है. इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, इन अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ. दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. मतलब वो
जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनकी हेल्प से अपने नेबर किंग को क्या करेगा, डिफ़ीट करेगा। डिफ़ीट करने के लिए सोच रहा है कि मैं उसे हराऊंगा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, मीन्स इन ब्रिटिशर्स की हेल्प लेगा अपने ही इंडिया के नेबर किंग को हराने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम के बारे में सोच रहे हैं। ही शॉर्ट साइटेड, राइट, क्योंकि वो अभी के लिए सोच रहे हैं कि अभी जो ब्रिटिशर है वो मेरी हेल्प करेगा। हाँ, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प करेंगे तो इन रिटर्न वो इनसे क्या लेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और क्योंकि इंडिया में जितने भी राजा थे वो आपस में ही फाइट करते रहते थे। कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यू, लगातार वो लोग आपस में ही लड़ाइयाँ करते रहते थे, इससे शांति नहीं थी। क्योंकि फाइट्स तो किंग के बीच में होती, बट एक्चुअल में जो उनके सैनिक होते हैं वो फाइट करते हैं, राइट। सो ऑब्वियस है कि जो नॉर्मल पीपल, एक जो नॉर्मल लाइफ जीने वाला जो पीपल है वो शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट लड़ाइयाँ होती रहती थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। राइवलरीज का मतलब होता है एनिमिटी। तो ये जो दुश्मनी थी, ये जो दुश्मन थे, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इंडियन प्रिंसेस के जो नेबर्स जो थे, जो उनसे एनिमिटी निभा रहे थे, दुश्मनी निभा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की। ओके, एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इस तरह से जितने भी उन राजाओं के जो दुश्मन थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और वन बाय वन, एक के बाद एक, जितने भी राजा थे, जितने भी इंडियन प्रिंस थे, वो सबड्यू का मतलब होता है ओवर पावर या जीत लेना। सब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन राजाओं पे जीत हासिल कर ली बाय द हेल्प ऑफ द इंडियंस। एक्चुअली वो इंडियंस ही थे जिन्होंने इन ब्रिटिशर्स की हेल्प की उन इंडियन प्रिंसेस को हराने में। A far-seeing rulers like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. But उस टाइम पे ऐसे भी कुछ किंग्स थे, कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो फार साइटेड थे। फार साइटेड मीन्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड जो फार साइटेड पीपल होते हैं वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। आज जो हम एक्शंस कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, उसके बारे में भी सोचते हैं। सो ऐसे ही एक फार-सीइंग रूलर थे, ब्रेव रूलर थे, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर के टीपू सुल्तान, जिन्होंने फ़ाइट करते हुए, ब्रिटिशर्स से फ़ाइट करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने हार नहीं मानी ब्रिटिशर्स के आगे, और वो कंटिन्यू फाइट करते रहे। एंड एट लास्ट ही डाइड, फाइनली वो उनकी डेथ हो गई। एक्चुअली वो शहीद हो गए। ओके, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट। अब ये जो कंक्वेस्ट हो रही थी, जो विक्ट्रीज़ हो रही थी, और जो फाइट्स हो रही थी, फाइट में जो विक्ट्रीज़ हो रही थी, उन विक्ट्रीज़ का या उन फाइट्स के दो तरीके के रिस्पॉन्सेस थे इंडियंस के बीच में। जो इंडियंस थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, चलिए देखते हैं। हियर टू पिक्चर्स आर गिवन। इन द फर्स्ट पिक्चर द पीपल्स आर सेइंग दैट थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो पर्सन सामने है इन द पिक्चर, ही इज सेइंग दैट ही इज़ थैंकिंग टू गॉड। वो गॉड को थैंक कर रहा है और बोल रहा है कि अब यहाँ पे हमारी कंट्री में शांति है, पीस है, अब कोई भी वॉर्स नहीं है, कोई भी युद्ध नहीं हो रहा है, कोई भी किसी को लूट नहीं रहा है। ठग्स मतलब लुटेरा, ठीक है, जो चोरी करता है, थीव्स की बात की जा रही है। सो अब कोई किसी को चोरी नहीं करेगा या किसी को लूटेगा नहीं, अब कोई लूट नहीं रहा है किसी को, ना ही कोई वॉर्स हो रहे हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अनदर पर्सन इज सेइंग दैट भगवान ने ब्रिटिशर्स को भेजा है यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। द थर्ड पर्सन इज सेइंग दैट हमारा जो भाग्य, हमारा जो फेट है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई है। मीन्स दीज पीपल्स आर हैप्पी, ये सब खुश हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड द अदर पीपल्स, द सेकेंड ग्रुप इज थिंकिंग दैट, ये क्या सोच रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो वाइट मैन मीन्स ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने हमारे
किंग्स को मार डाला, किल कर दिया और उन्हें उनके डीथ्रोन मतलब होता है गद्दी से हटा देना, किंग की पावर्स ले लेना। उन्होंने हमारे किंग्स को उनके पावर्स, किंग से उनकी पावर्स छीन ली है। सम किंग्स आर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। अनदर पर्सन इज सेइंग दैट सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ किंग्स अच्छे नहीं थे बट आफ्टर ऑल वो इस लैंड के थे, हमारे भारत के थे, हमारे इंडिया को बिलोंग करते थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। इन दीज पीपल्स आर द शॉर्ट फार साइटेड, ये फ्यूचर देख पा रहे हैं। इनका कहना क्या है कि अब हम इन फॉरेनर्स के स्लेव्स बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल। अब यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन हो चुका है ड्यूरिंग 1765 टू 1836 की सिचुएशन इसमें शो की जा रही है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड इन द आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। यहाँ पे जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे इंडिया के जो धर्म नेता हैं, वो प्रीच कर रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। क्या प्रीच कर रहे हैं, कैसे आइडियाज़ कन्वे कर रहे हैं? लाइक अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, छोटी एज में बच्चों की शादी कर देना। एक्चुअली दीज आर द बैड आइडियाज़, ओके, जो हमारी सोसाइटी को बुरा बनाते हैं। बट एट दैट टाइम हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे वो ऐसे ही आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे हमारी सोसाइटी में। व्हाट ही इज सेइंग, दिस लेट्स सी, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। इन धर्म नेताओं का, रिलीजियस लीडर्स का कहना था कि अगर कोई पर्सन समुद्र को क्रॉस करता है, पार करता है, तो वो अपने धर्म को खो देगा, अपने रिलीजन को लूज़ कर देगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये सारी ही कह सकते हैं ब्लाइंड फेथ था, सुपरस्टिशंस थे। हियर द सेकेंड पीपल इज सेइंग दैट ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। इनका कहना था कि इस दुनिया में जितनी भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो एक औरत के कारण है या औरतों के कारण है। So these were the ideas which was spread by those religious leaders of India of that time. Okay, that all the misery in the world is due to women. औरतों के कारण ही सारी औरतें दुख का द्वार हैं, औरतें दुख का रीज़न हैं। सो ये सारे सुपरस्टिशंस थे, गलत थे, अंधविश्वास थे, राइट? लेकिन उस टाइम पे ये स्प्रेड किए गए थे हमारी सोसाइटी में। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. ट्रुथ क्या था, सच्चाई क्या थी कि ये जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था और ब्रिटिशर्स उन्हें हेट करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, के इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। नाउ हियर वन ब्रिटिशर इज सेइंग टू द अनदर दैट जो नेटिव्स हैं, यहाँ जो इंडियंस हैं, वो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। ओके, दे आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही ये ऑनेस्ट हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एंड हियर वन इंडियन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। वो क्या कह रहा है, इंडियन होके इंडियन की बुराई कर रहा है। येस यू आर राइट, उसका कहना है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इंडियंस आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी बट आई एम ऑनेस्ट। लेकिन वो खुद को डिफेंड कर रहा है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। मीन्स इन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर दिया था। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, द हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अब ये जो बीइंग अ मर्चेंट मीन्स व्यापारी थे, यही रीज़न था कि ब्रिटिशर्स जो थे एज अ मर्चेंट, ब्रिटिशर्स बहुत जल्दी पैसे अर्न करना चाहते थे, क्विक प्रॉफिट्स चाहते थे, और यही रीज़न था कि उन्होंने वहाँ के जो भी फार्मर्स थे उन पे हैवी टैक्सेस लगा दिए, और जो फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते थे उन्हें अपने फील्ड्स को अबैंडन, उन्हें छोड़ना पड़ता था। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। हियर वन फार्मर इज़ टॉकिंग टू अ ब्रिटिशर दैट आपके जो लोग हैं वो हमारा पूरा अनाज लेके चले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है डेप्ट, उधार, कर्ज। सो यहाँ ये ब्रिटिशर क्या कह रहा है इंडियन को कि तुम कर्ज में हो, अभी भी कर्ज में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम नेक्स्ट वीक पे नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। सो दीज वॉज द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ऑफ फार्मर्स। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। इधर फार्मर्स से भी पैसे ले रहे थे, इधर वो अदर मेथड्स भी इन्वेंट कर रहे थे जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें। क्या किया उन्होंने?
The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. यहाँ पे ये ब्रिटिशर क्या कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं कि इंग्लैंड में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं, जो भी गुड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन्हें जब हम इंडिया लेके आएंगे तो हम कोई इम्पोर्ट ड्यूटी उसमें नहीं लगाएंगे, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगाएंगे. जब कोई चीज़ कंट्री क्रॉस करके या बॉर्डर क्रॉस करके ले जाई जाती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस या ड्यूटीज़ लगती हैं, उसमें कुछ टैक्सेस उन्हें पे करने पड़ते हैं. सो यहाँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो इंग्लैंड में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जो भी चीज़ें बन रही थी, उन प्रोडक्ट्स को जब वो इंडिया ला रहे थे तो वो उसका टैक्स नहीं दे रहे थे, टैक्स फ्री उन्होंने कर दिया था, जिससे कि उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता था. उनके लिए ये एक प्रॉफिट था, इससे उन्हें प्रॉफिट मिल सकता था. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़. लेकिन इस लॉ का जो एक असर पड़ा, जो इफ़ेक्ट पड़ा, वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा. इससे जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्रिपल होने लगी. क्रिपल का मतलब वैसे तो होता है विदाउट लेग, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि डिस्ट्रॉय होने लगी, धीरे धीरे फिनिश होने लगी. क्योंकि यहाँ पे जब इंडिया से कोई चीज़ बाहर जाती थी बिकने के लिए तो उस पर हैवी टैक्सेस लगते थे, लेकिन जब इंग्लैंड से इंडिया आता था तो वो टैक्स फ्री होता था. Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indian died of starvation. उसके बाद सूखा पड़ गया, भुखमरी फैल गई, एक के बाद एक महामारी आने लगी. ड्यूरिंग 1822 to 1836, इस टाइम के बीच में ऑलमोस्ट 15 लाख इंडियंस की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, भूख से. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस. अब जितने भी कारीगर थे, जो आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका भी जो बिज़नेस था, जो एक्सपर्ट्स थे, जिनका यही काम था, उनकी भी ज़िंदगी, उनका भी बिज़नेस धीरे धीरे रुइन हो गया बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश पॉलिसीज़. ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज़ थी, जो भी रूल्स उन्होंने बनाए थे, वो हर तरफ से इंडियंस के अगेंस्ट थे, जिससे कि इंडियंस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगे. उनका बिज़नेस, उनका जो भी काम था, वो सब कुछ रुइन होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट. राजा राम मोहन रॉय, 1772 to 1833. Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब यहाँ पे एक रिफॉर्मर थे जिनका नाम था समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, एंड ही वॉज अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल. वो बंगाल से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. और उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को समझा. विच प्रॉब्लम? दैट व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि इस वक्त हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है. उन्होंने ये चीज़ समझी. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. Here Raja Ram Mohan Roy is discussing something. Let's see what he discussed. उन्होंने क्या कहा? दैट लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स. डिस्पाइज का मतलब होता है कि हेट करना. उन्होंने बोला कि चलो अब हम लोग आपस में एक दूसरे से हेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत महान है, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स. और हम केपेबल हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें. लेकिन उसके लिए वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. हमें उसके लिए सबसे पहले अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा. सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस. जो भी अंधविश्वास है वो क्या कर रहा है? वो हम सबको बर्बाद कर रहा है. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उमा इज़ द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉयज़ वाइफ. सो वो अपनी वाइफ उमा से कहते हैं दैट काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गाय जो होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. लेकिन उनका जो मिल्क है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो कलर है, उस जो मिल्क का कलर है वो सेम होता है, दैट इज़ वाइट. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Here Raja Ram Mohan Roy is comparing
आर टीचर्स विद द काउस, वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और मिल्क को कंपेयर कर रहे हैं एसेंस से। जो भी नॉलेज, जो भी रिज़ल्ट है, जो भी एसेंस निकल के आ रहा है, हमारे जो डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सो मैनी रिलीजन्स वी हैव, सो हर एक के जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, वो अलग अलग हैं, लेकिन उन सब का जो एसेंस है, धर्म का जो सार होता है, यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से हर एक कलर की काऊ का जो मिल्क है वो सेम होता है, सेम कलर का, वैसे ही हर एक रिलीजन के जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उनका जो नॉलेज है दैट इज़ ऑल्सो सेम, बस तरीका अलग होता है। सो वी ऑल आर सेम। वो यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन था, जो भी भेदभाव था, उसे वो ख़त्म करना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इराडिकेट करना चाहते थे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। यहाँ राजा राम मोहन रॉय जो थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने इंडिया के लोगों को बताया कि नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, हर एक चीज़ का रीज़न हमें पता होना चाहिए। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them. यहाँ राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए, सिर्फ ये देखने के लिए उन्होंने सी को क्रॉस किया, समुद्र को क्रॉस किया, रिलीजियस लीडर्स के अगेंस्ट गए और सिर्फ ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है इंग्लैंड में कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं। और वहाँ पहुँच के उन्होंने उन ब्रिटिशर्स को एड्रेस किया और बोला दैट वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको एज अ रूलर, एज अ शासक एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रजा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि जब कोई राजा बनता है, कोई रूलर बनता है, तो उसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। अपने प्रजा की तरफ भी कुछ उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे भी याद रखना चाहिए। एंड ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। राजा राम मोहन रॉय ने अपने नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, इन सुपरस्टिशंस को इरेडिकेट करने के लिए न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बट ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डाउट करने लगे, ट्रस्ट नहीं करते थे राजा राम मोहन रॉय पे, और उन्होंने उस न्यूज़पेपर को 1823 में बंद करवा दिया।